वेलकम बैक। फिजिक्स की बात में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं हूं दिनेश शर्मा। आज हम डायमेंशनल एनालिसिस में काम को आगे लेके चलेंगे। हम इसके एप्लीकेशंस कर रहे थे। आपको याद होगा हमने इसके दो एप्लीकेशंस कर लिए थे, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फार्मूला, और उसमें होमोजेनिटी प्रिंसिपल की बात हुई थी, एंड देन टू कन्वर्ट द यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर। ये हमने दो एप्लीकेशंस किए थे। आज तीसरा एप्लीकेशन करने जा रहे हैं, और ये एप्लीकेशन क्या है? डिड्यूस द रिलेशंस फॉर फिजिकल क्वांटिटीज। यानी हमको यहाँ पर एक फार्मूला ड्राइव करने वाले हैं, है ना। जैसे मान लीजिए मुझे कोई बोलता है कि जी फोर्स का फार्मूला ड्राइव करना है, तो हमें इसमें क्या बात का पता होना चाहिए? आई शुड नो कि फोर्स किस किस पे डिपेंड करती है। तो आई मस्ट नो कि वन फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन विच फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे आपको कोई कहता है कि जी मास पे भी डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड करता है, तो यू कैन ड्राइव ए फार्मूला फॉर दैट। कोई कहे कि एनर्जी डिपेंड करता है, मास पे भी करता है, वेलोसिटी पे भी करता है, यू कैन ड्राइव ए रिलेशन राइट फॉर एनर्जी इन टर्म्स ऑफ दिस। अब मास का कितना पावर आएगा, वेलोसिटी कितना पावर आएगा, तो डायमेंशनल एनालिसिस हमें उस दिशा में काफ़ी हेल्प करता है। जैसे मान लेते हैं हम एक छोटा सा एक्टिविटी लेके शुरू करते हैं कि आई एम हैविंग something in my hand. You know it well what it is. This is a simple pendulum, right? This is a point of suspension. इसका जो center of mass है that is point of oscillation. ये धागे से आप देख रहे हैं, ये इसको हमने suspend किया हुआ है, and ये इसका bob है, right? As a whole this is pendulum. So I am taking it this pendulum to the extreme position, और यहाँ से मैं इसको release करता हूँ। क्या बोलेंगे कि this pendulum is oscillating under gravity. Is it? It is oscillating under gravity. अब हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि हम ये देखें कि जहाँ से छोड़ा था वापस वहाँ पहुँचने में ये कितना टाइम ले रहा है। यहाँ से छोड़ा हमने इसको, और ये यहाँ पहुँचने में इसने कितना टाइम लिया। तो that is called its time period. Time period is the time taken by the pendulum to complete one oscillation, right? तो वो टाइम पीरियड किस किस पे डिपेंड करता है? तो माने कि हमें ये कहा जाए कि टाइम पीरियड डिपेंड किस किस पे कर सकता है। आप खुद सोचिए, हम बोलते हैं कि देखो एक तो ये धागे से लटका हुआ है, तो रफली इस स्ट्रिंग का कितना लेंथ है ये उस पर डिपेंड कर सकता है। असल में तो ये लेंथ होना चाहिए था पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेकर पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन, बिल्कुल बीच तक, सेंटर ऑफ मास जहाँ पर है। तो यहाँ तक धागा है। थोड़ा कोई स्पेशल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे आगे आप, उनका यूज़ करके यू कैन फाइंड इट्स रेडियस, और उसको ऐड करके आप यहाँ से यहाँ तक इसका टोटल लेंथ निकाल पाएंगे। पर फिलहाल के लिए मैं कह रहा हूँ कि टोटल लेंथ मान लीजिए आप, ये हो गया लेंथ ऑफ द पेंडुलम। ओके, और क्या लगता है आपको किस पे डिपेंड कर सकता है? यस, आप सोचिए, ये नीचे बॉब का मास कितना है। कि ऐसा तो नहीं कहें कि बॉब थोड़ा डबल मास का कर दिया जाए तो कहीं टाइम पीरियड पे इफेक्ट पड़ेगा। देखना पड़ेगा, करके देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि वो एम पे भी डिपेंड करता है, राइट और ये भी मान लेते हैं कि वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि दिस इज बेसिकली ऑसिलेटिंग अंडर ग्रेविटी। तो हमने ये पता लगा लिया कि पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो इन तीन चीज़ों पे डिपेंड कर सकता है। तो लेट अस ड्राइव ए फार्मूला फॉर दिस। यही असाइनमेंट है, और यदि आपको ये समझ आ जाता है कोई सिंपल से सॉल्यूशन को आप बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छे अच्छे फार्मूला ड्राइव से आप कर सकते हैं। इसके कुछ ड्रॉबैक भी रहेंगे, वो क्या रहेंगे बाद में बात करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद दिस नाउ। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे कि टाइम पीरियड जिसके लिए हमने ड्राइव करना है फार्मूला डिपेंड्स ऑन, इसे बोलेंगे डिपेंड्स ऑन एल एम एंड जी। तो मान लीजिए इसका पावर ए है, इसका पावर बी है और इसका पावर सी है। आप देख रहे हैं हमने में पावर ले लिए, और टी इज इक्वल टू के। ये कोई एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, राइट जिसका वैल्यू हमें नहीं पता, एक्सपेरिमेंटली या किसी और टेक्निक से बाद में पता कर लेंगे। इसकी बात हम यहाँ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो t इज इक्वल टू के, दिस इज l पावर a, m पावर b एंड g पावर c। तो ये हमारा बन गया मास्टर रिलेशन, राइट तो इस इक्वेशन को लिखने के बाद आपको दिशा मिल चुकी है। आप इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 कह लीजिए। आगे चलते हैं ना, इनके डायमेंशन लिखेंगे। तो टेकिंग द डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स, दिस इज m0, l0 एंड t, है ना। t इज 1। तो बाकी जो नहीं थे वो लिख लिए यहाँ पर, क्योंकि वहाँ तो हैं लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो उनको लिख लिया पूरा, तीनों सेट लिख लिए। इक्वल्स टू व्हाट इज k? k is dimensionless constant. You already know what is k. k is dimensionless constant. You can write here where k is dimensionless constant. So k तो छोड़ दीजिए, l लेंथ है, तो लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला l, पावर कितना है ऊपर a, मास है, दिस इज मास ऑफ द बॉब,
m फॉर्मूला b, नेक्स्ट इज g एक्सेलरेशन ग्रेविटी, दिस इज lt माइनस 2। तो जिन लोगों को ये डायमेंशनल फार्मूला नहीं लिखने आए कि g का कैसे लिखा, दे कैन गो टू द प्रीवियस वीडियो इन प्लेलिस्ट और वहां जाके देखेंगे तो आपको सारे का सारा खेल समझ आ जाएगा। आगे चलते हैं m। अब क्या करेंगे, अब सिंगल m सिंगल l सिंगल t, यहाँ बहुत बार था, अब एक बार पहले m लिखेंगे फिर l लिखेंगे फिर t लिखेंगे। पहले m ढूंढे कहाँ पे, हम ओनली यहाँ पर है, पावर कितना है b, m पावर b। l कहाँ पे, यहाँ भी और यहाँ भी है, टोटल लिखना पड़ेगा। l पावर कितना है यहाँ पर a, जो भी ऊपर पावर होगा मल्टीप्लाई करके लिखिएगा a। यहाँ भी 1 है c a प्लस c। t देखते हैं कहाँ पे, ओनली हेयर, दिस इज माइनस 2c एंड इट इज हेयर m0 L0 एंड T। अब क्या करेंगे, अब यूजिंग द होमोजेनिटी प्रिंसिपल अब हम इनको बराबर करेंगे, इनको इक्वेट कर देंगे। अब जानते हैं ना क्या कहता है होमोजेनिटी प्रिंसिपल, कहता है कि डायमेंशंस ऑफ एवरी टर्म शुड बी सेम इन सम डायमेंशनल इक्वेशन। तो अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल, तो जिन बच्चों को होमोजेनिटी प्रिंसिपल समझ नहीं आया क्या होता है, दे कैन गो टू प्रीवियस वीडियोज एज आई हैव टोल्ड यू, राइट। अब चलते हैं, अब हम क्या करेंगे, डायमेंशंस को इक्वेट करेंगे अब हम, है ना, डायमेंशंस को m l एंड t दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज, यहाँ भी हैं, इनके पावर्स को इक्वेट करिए। डायमेंशन मैंने पावर्स को इक्वेट करेंगे। यहाँ पे कितना m का पावर b, यहाँ पे कितना है 0, तो b का आंसर आ गया 0। हमें तीनों निकालने हैं a b c, तो b तो निकल चुका है 0, अब a और c रह गए। आगे चलते हैं, यहाँ पे कितना है a प्लस c इज इक्वल टू l का पावर देखना कहाँ पर है 0, नहीं निकला, अभी सॉल्व करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, माइनस 2c ये t का पावर है और यहाँ t का पावर कितना है 1 है, तो माइनस 2c इज इक्वल टू 1। इज इट, m के पावर इक्वेट, l का पावर l से इक्वेट किया, t का पावर t से इक्वेट किया, ठीक है, सभी के रिस्पेक्टिव पावर्स आपस में इक्वेट किए, तो c कम्स आउट टू बी, ये 1 है और ये माइनस 2, दैट इज माइनस 1/2, तो c का वैल्यू भी निकल गया। और नाउ a प्लस c का वैल्यू पुट करें तो माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू 1/2। आप ओरली भी इसको कर सकते हैं, तो इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए, ये स्किल आपको पता होना चाहिए। यानी इस फार्मूला में दो चीज़ चाहिए आपको, नंबर 1 यू मस्ट नो द डायमेंशनल फार्मूले एंड नंबर 2 यू मस्ट नो हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन। तो आप आराम से काम कर लेते हैं। तो हमारा आंसर निकल चुका है, मैं सारा ये मिटा देता हूँ। तो नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, राइट, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या बन गया इक्वेशन, t इज इक्वल टू, दिस इज k l पावर a, व्हाट इज a, a is 1/2, m पावर b, व्हाट इज b, 0 एंड g पावर इज c, c इज माइनस 1/2। तो इनके पावर लिख लिए और ये हमारा फॉर्मूला आ चुका है। इसको एक सेट सा हम रूप दे देते हैं और वहां से कहानी खत्म करते हैं। तो t इज इक्वल टू k, m का पावर 0 आ गया, यानी पता ये लगा कि चाहे बॉब छोटा हो चाहे बॉब बड़ा हो, उससे टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मास पे डिपेंडेंस नहीं है। किस पे रह गया, एल पे और जी पे। एल का पावर हाफ और जी का पावर माइनस हाफ, इसको नीचे लाया, ये भी प्लस हाफ हो गया, यानी इन दोनों का पावर हो गया 1/2। और फॉर्म हम कैसा लिख दें, के दिस इज एल बाय जी रूट, सो दिस इज द फॉर्मूला to find the simple relation for this time period, right? तो ये रिलेशन अब क्या देखें यहाँ पर कि यहाँ k जो कांस्टेंट है इसका वैल्यू हमें पता नहीं है ना, तो एक्सपेरिमेंटली दिस वैल्यू कैन बी फाउंड। सो फिलहाल दिस इज अ रिलेशन, सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द रिलेशन फॉर वन क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज। इज इट क्लियर? इसी कॉन्सेप्ट को हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज़ कर सकते हैं। हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक बहुत लंबा सा कोई एक किसी लिक्विड से भरा हुआ कोई एक कंटेनर बर्तन है और उस बर्तन में हम ऊपर से कोई एक स्फेयर ड्रॉप कर दें। स्फेयर कैसा हो सकता है, लाइक जैसे हमारा ये बॉब था, हमने उसी को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया और जब बॉब नीचे जाएगा तो क्या होगा, ये लिक्विड इसको बड़ी आसानी से नहीं जाने देगा, है ना। इसके ऊपर ये जैसे फ्रिक्शन होता है ना, वैसे इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, इसकी मोशन को अपोज करेगा। तो वो जो अपोजिंग फोर्स होगा, वो अपोजिंग फोर्स किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। सो दैट अपोजिंग फोर्स मे डिपेंड ऑन, क्या क्या हो सकता है, हमें क्या लग रहा है, दैट मे डिपेंड ऑन नंबर 1 इट इज़ गिवन द रेडियस, ये रेडियस कितना है इस स्फेयर का। नंबर 2 इट मे डिपेंड ऑन the coefficient of viscosity,
इट मे डिपेंड ऑन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। हमने एक प्रीवियस वीडियो में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला ऑलरेडी डिटेल में किया हुआ है, दैट इज ml-1t-1। हमने ऑलरेडी इसको प्रूव किया हुआ है, दिखाया है वहां पर। ओके, एंड इट मे डिपेंड ऑन द वेलोसिटी विद विच द स्फीयर इज मूविंग। इन 3 फैक्टर्स पे ये डिपेंड कर सकता है। तो आपको क्वेश्चन ये दिया गया है, वी डिराइव ए फार्मूला फॉर एफ इन टर्म्स ऑफ दिस। आसान सा काम है, आप फटाफट शुरू कर दीजिए। एफ इज इक्वल टू के आर ईटा वी, जिस ऑर्डर में लिखा है वहीं आगे पीछे ऑर्डर को करने से फार्मूला में कोई चेंज नहीं आता। दिस इज ए बी एंड सी। टेकिंग डायमेंशंस, ये फोर्स है, यू मस्ट नो कि किस क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, बस ये बात आपको पता है तो आंखें बंद करके आप काम शुरू कर दीजिए। फोर्स क्या होता है जी, यू नो इट वेल, mlt-2। K इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, छोड़िए, ये तो हमारा वही मास्टर इक्वेशन है, इक्वेशन 1 जिसे कहा था जैसे लास्ट टाइम, सेम। एंड R रेडियस है तो ऑब्वियसली L ही होगा, पावर A है। ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, इसका डायमेंशनल फार्मूला हमने पहले एक वीडियो में किया हुआ है, ml-1t-1, राइट, एंड पावर इज B। एंड वेलोसिटी इज lt-1 एंड पावर इज C। अब क्या करेंगे पता है आपको, पहले m फिर l फिर t। m कहाँ पे है, ओनली यहाँ पे। कितना पावर m का, 1, और पावर b है एज ए होल, तो m पावर हो गया b। आगे चलते हैं, l पावर कितना l का, यहाँ पर a, यहाँ पर -1 है, ऊपर b है, तो ये -1 इंटू b माइनस b हो गया। l यहाँ पर भी है, 1 है, और c दिस इज प्लस c। आगे चलते हैं, बात करते हैं टाइम की। तो टाइम यहाँ तो नहीं है, यहाँ है, दिस इज -1 इंटू b इज -b, दिस इज -c, और यहाँ पर आ गया mlt-2, राइट। नाउ इक्वेटिंग द डायमेंशंस वी गेट, आप इसको भी ऐसा लिख लीजिए। एंड व्हेन वी इक्वेट द डायमेंशंस, व्हाट वी कैन राइट, b कितना हो गया, 1, तो b इज इक्वल टू 1। आगे देखते हैं, a माइनस b माइनस c इज इक्वल टू 1, a माइनस b प्लस c इज इक्वल टू 1, दिस इज प्लस c। And next is -b minus c is -2, -b minus c is -2। हमें a, b और c के वैल्यूज निकालनी है सिंपल मैथ्स का यूज़ करके। फील हैप्पी, आपको b का वैल्यू ऑलरेडी निकला हुआ है, एफर्ट कम करने पड़े। इस b के वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो यू विल गेट -1 minus c is equal to -2, so minus c is -2 plus 1 is -1 and c is also equal to 1। और अब दोनों को पुट करिए यहाँ पर तो वी कैन सॉल्व इट, तो ए भी हमारा 1 ही आ गया, देख रहे हैं आप, राइट, क्योंकि दोनों कैंसिल हो गए तो ए भी 1 आ गया। सो व्हाट एवर फार्मूला बिकम्स, सिंपल सी बात हो गई। फार्मूला इज एफ इज इक्वल टू के एंड दिस इज आर पावर भी 1, ईटा भी 1, वी भी 1, सारे 1 1 आ गए। तो इसको हम बोलेंगे दिस इज द फाइनल इक्वेशन फॉर द दिस ड्रैगिंग फोर्स, और ये जो विस्कस फोर्स लग रहा है। और k का वैल्यू कैन बी फाउंड एक्सपेरिमेंटली, ये वैल्यू इसका 6 पाई आता है यहाँ पर, तो f इज इक्वल टू 6 पाई। प्रॉपर लिखने तरीका तो ईटा पहले फिर r फिर v, तो दिस इज द फार्मूला। और बाद में जब पढ़ेंगे हम 11th क्लास में, जिसको हम बोलेंगे दिस इज स्टोक्स फार्मूला है ये, क्योंकि ये दिया था फार्मूला स्टोक ने, लेकिन फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है। अभी तो इतना पता चाहिए कि कौन सी क्वांटिटी किस पे डिपेंड करती है, एंड फ्रॉम देयर वी कैन फाइंड द रिलेशन। सिंपल से आप भी ट्राई करिएगा, मैं आपको 2-3 सजेस्ट करता हूं, आप इनको ट्राई करना। आपको ये क्वेश्चन आ पाते हैं कि नहीं आ पाते हैं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। E इज इक्वल टू, या E डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी, तो ये डिराइव, इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए दिस इज kmv², है ना। एनर्जी इज इक्वल टू kmv², फिर k इज इक्वल टू 1/2, ये बाद में निकल जाएगा। दूसरी और कर लेते हैं, लेमडा डिपेंड्स ऑन प्लैंक्स कांस्टेंट, मास एंड वेलोसिटी, इन 3 पे डिपेंड करता है। तो ऑब्वियसली ये ए बी तो साथ चलेंगे ही ना, आपने यहाँ से करना है स्टार्ट। ये तो ये क्वेश्चन इज कि वेवलेंथ डिपेंड्स ऑन प्लैंक्स कांस्टेंट, मास एंड वेलोसिटी, फाइंड अ रिलेशन। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, तो इसका आंसर है कि लेमडा इज इक्वल टू k टाइम्स h/m इंटू वी, राइट। इसका आंसर ये जाना चाहिए। प्रैक्टिकली देखेंगे तो यहाँ k का वैल्यू बाद में पता लगता है हमें कि हाफ होता है, तो दिस इज ई हाफ mv² बन जाता है। यहाँ पर k का वैल्यू 1 आता है, तो दिस इज k इज 1, तो दिस इज लेमडा
इज इक्वल टू एच बाई एम बी। सो दीज आर सिंपल क्वेश्चंस जो इजीली हो जाएंगे। अब हम थोड़े से जरा ऐसे क्वेश्चन लेते हैं जहां आपको देखने को लगता है कॉम्प्लेक्स हैं, वैसे वो भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। सो लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन, इससे आपका और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैं कहता हूं कि मान लीजिए किसी सिस्टम में 3 physical quantities are taken as this fundamental, this h, g and c, and in terms of these quantities you derive a relation for mass. That means mass depends on these 3 quantities. I don't know with what is the exact dependence कि वो पावर कितना कितना है, लेकिन मैंने फिलहाल को ABC लिख लिया एंड नाउ आई विल ट्राई टू फाइंड, राइट। सिंपल क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आपको कॉम्पिटिटिव मिलते हैं। आपको ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन इज देयर इन कॉम्पिटिशन many times. Okay, let us start. So m is equal to k, h power a, g power b, c power c, and where the symbol have usual meaning. H is Planck's constant, this capital G is gravitational constant, and c is क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। जानते हैं आप तीनों को। और आपको ये पता होना चाहिए कि प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। इट इज सेम एज एंगुलर मोमेंटम, पिछले वीडियो में किया था हमने ये। दिस इज ml2t-1 g। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का भी डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। दिस इज m-1 l3t-2। ये भी पिछले वीडियो में पूरा ड्राइव किया हुआ है, दोनों ड्राइव किए थे इनफैक्ट। और c तो स्पीड ऑफ लाइट है, ये तो lt-1 है। विद दिस नॉलेज आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। सो करें स्टार्ट। m इज 1, l इज 0, t इज 0, इक्वल्स टू k तो डायमेंशनल कांस्टेंट है। h पे चलते हैं और जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बार बार 5-6 क्वेश्चन कर लेंगे, आपका स्पीड बहुत बढ़ जाएगा। अपने आप देखेंगे आप कि आपको खुद ही काफ़ी फास्ट क्वेश्चन करने का एक आदत पड़ जाएगी। जैसे ml2t-1 पावर इज a, मैंने h का डायमेंशन लिख दिया फार्मूला। g कितना है, तो g इज -1, sorry, l is 3 and t is -2, its power is b, and c is lt-1 and its power is c। अब हमें ये इकट्ठा भी करने हैं। m यहाँ पर है, a यहाँ -1 into b is -b, उधर नहीं है। l पे चलते हैं, 2 times a, यहाँ पे 3 times b ऐड करना है, 1 times c। ओके, t कितना है, यहाँ -1 times a, -2 times b and -1 times c. So this is m1, l0 and t0. Now comparing the dimensions according to the homogeneity principle, what we get? सबसे पहला इक्वेशन m के पावर इक्वेट करिए, a minus b is equal to 1. ओके, आगे चलते हैं। 2a plus 3b plus c is equal to 0. और तीसरा इक्वेशन -a minus 2b minus c is equal to 0. अब हमें जरा स्किल एक डेवलप करनी है इन इक्वेशन को सॉल्व करने की। a minus b is equal to 1, तो यहाँ से a कितना हो गया, तो a बन गया यहाँ पर 1 plus b, इज इट। तो इन इक्वेशन में जब a की जगह आप 1 plus b रखेंगे, यहाँ पर भी 1 plus b रखेंगे, तो हमारी इक्वेशन से a हट जाएगा ना, और इक्वेशन हो जाएगी बी और सी में। सिर्फ उसको बी और सी के लिए सॉल्व करेंगे एंड फाइनली वी कैन गेट द आंसर। तो आप ज़रा वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करिए और बताइए कि ए, बी और सी का आंसर क्या आया है। तो यू कैन क्लियरली सी कि इनके वैल्यूज़ क्या क्या आई हैं। तो आपको ए का वैल्यू आपका आएगा, दिस इज़ 1/2, राइट। और बी का वैल्यू आपका कितना आएगा, दिस इज़ -1/2, और सी का वैल्यू आपका आएगा 1/2। देखो वैल्यू आपके आने चाहिए, राइट। तो a माइनस बी, हाफ प्लस हाफ 1, वो सारा क्लियर हो रहा है। तो दीज आर द वैल्यूज एंड फाइनली वी कैन गेट कि वो फार्मूला क्या बनेगा। हमारी मास इक्वेशन कहाँ गई, ये थी ना। तो मास कितना बन गया, तो मास इज इक्वल टू k, दिस इज 1 हाफ किसका है, हाफ a और c हाफ वाले हैं, a और c। तो ये h का भी हाफ और c का भी हाफ, तो ये तो आ गया इसका रूट, इज इट, एंड डिवाइडेड बाय g का पावर b आया है। b इज -हाफ, तो g कहाँ चला गया, नीचे। दिस इज g का भी रूट। और आप पहले सीधा ऐसा नहीं चाहते लिखना, तो आप सीधा लिख लीजिए h हाफ, c हाफ, और हमने g का भी हाफ लिख दिया एंड इट गोज टू द डिनोमिनेटर। एंड फाइनली मैं यहाँ लिखता हूँ इक्वेशन क्या बन गया, तो m इज इक्वल टू k एंड दिस इज hc divided by g root. So this is how we express mass in terms of
these three imaginary fundamental quantities जो है नहीं अदरवाइज HCG हमने ली अपनी इस इक्वेशन के लिए। आप पिछले पेपर देखिए, नीट के पेपर्स में स्पेशली हर बार ऐसा क्वेश्चन आता है। आप जे के पेपर देखिए, आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत बार मिल जाएंगे। सो आई होप दिस इज क्लियर एंड सेम फार्मूला कैन बी डिराइव्ड फॉर, ये आपका होमवर्क हो सकता है। तो शुड आई लीव इट एज अ होमवर्क? तो आपने क्या करना है, आपने यही तीन क्वांटिटी का डिपेंडेंस आपने चेक करना है लेंथ के लिए। दिस इज h पावर a, g पावर b एंड c पावर c अगेन। ये c स्पीड ऑफ लाइट, c तो हमने पावर लिया है, राइट, इसका डायमेंशंस का जो हम वैल्यूज ले रहे हैं। एंड t इज अगेन h, g एंड c। और आप क्या देखेंगे, ये फार्मूला हमारा क्या बन जाना चाहिए? सो दैट फार्मूला बिकम्स L इज इक्वल टू, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ h g y c क्यूब। ये L आएगा और यहाँ पर योर t विल बी इक्वल टू h g y c पावर 5। दैट मीन्स यदि मैं बात करता हूँ L की, तो जब L वाला केस आप सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर A कितना आएगा, B कितना आएगा और C कितना आएगा। देखिए यहाँ पर A कितना है, पावर इज 1/2, तो ये भी कितना हो गया 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2। हमने सबको लिख दिया 1/2। तो H कितना हुआ, सॉरी A कितना हुआ 1/2, G B है तो G यहाँ पर है अगेन 1/2 और C कितना है, C यहाँ नीचे आ रहा है, दिस इज -3/2। माइनस है ना, क्योंकि ऊपर कितना था, ऊपर यदि ये -3/2 होता तभी तो ये नीचे जब शिफ्ट किया तो नीचे आके कितना हुआ, ये 3/2 हो गया। और सबका बाई टू मैंने रूट हटा दिया तो क्या बन जाता है फिर ये, तो ये हमारा इस तरह बन गया था ये। इज इट क्लियर? एंड सिमिलरली आप t के लिए भी देखेंगे आपके आंसर क्या क्या आने चाहिए। तो t के लिए h कितना है, h इज अगेन a 1/2, तो a इज 1/2। व्हाट इज b, b इज पावर ऑफ g, g का पावर कितना आ गया 1/2। यहाँ भी फर्क सिर्फ c में आ रहा है एंड c इज -5/2। इज इट? तो आप कंफर्म करिएगा ये तीनों आपके मास, लेंथ और टाइम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। ओके, आगे चलते हैं। तो एक और सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन ये है कि दो आपने कोई नेल्स ली, उनके बीच में आपने कोई एक रस्सी को कस के बांध दिया, तो ये बन गई हमारी स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, है ना। सितार या गिटार में भी ऐसी रस्सियां होती हैं। हल्का सा प्लग करिए तो बड़ी आपको म्यूजिकल सी आवाज़ आना शुरू हो जाएगी और जब वो ऑसिलेशंस जब सेटअप हो जाएंगी तो इनको बोलते हैं वाइब्रेशंस, राइट। तो ये वाइब्रेशन जो होगा उसका नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो क्वेश्चन ये है कि जो इसका फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी बताएगी कि आपका जो म्यूजिकल जो आप आवाज़ सुनेंगे ना कितना वो स्वीट होगा। तो फ्रीक्वेंसी जो होगा यहाँ पर इस स्ट्रेच स्ट्रिंग में वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो आपको दिया गया है कि दिस डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर? नंबर 1, इट डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। रस्सी का लेंथ जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, उतना कम पता नहीं कैसे, विल सी अ डिपेंडेंस। नंबर 2, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ यानी यूनिट लेंथ का मास कितना है। जैसे मान लो 1 सेंटीमीटर का मास, तो रस्सी पतली है कि मोटी है, आप खुद सोचिएगा इसके ऊपर। और तीसरा, इट कैन डिपेंड ऑन टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग तो डिराइव अ फार्मूला फॉर दिस, राइट। तो शुरुआत करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का सिंबल f लेते हैं एंड f डिपेंड्स ऑन 3। दिस इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग का सिंबल हम L देते हैं मान लीजिए। मास पर यूनिट लेंथ को m लिखते हैं और टेंशन को हम लिखते हैं T। दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। इज इट? तो फ्रीक्वेंसी दैट बिकम्स K, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, LA, MB और T पावर इज C। तो ये बन गया हमारा मास्टर इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब हम इनके डायमेंशनल फार्मूला लिख लेते हैं। थोड़ा सा जो टेक्निकल हो सकता है इस क्वेश्चन में, स्पेशली देखना ध्यान से कैसे। फ्रीक्वेंसी का सिंबल न्यू भी है वैसे तो, पर मैंने यहाँ पे f लिया है, लेकिन प्रेफर्ड सिंबल इज न्यू। पर फिलहाल मैं f लेके चल रहा हूँ। f का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन 1 सेकेंड, तो दिस इज t-1।
तो m 0 हो गया, l भी 0 हो गया और t -1 हो गया। आगे चलते हैं, k डायमेंशनलेस है, आगे चलते हैं। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ का तो l ही होगा, कोई इसमें दो राय नहीं। दिस इज a m इज मास, ऐसा लग रहा है हमें, लेकिन पूरा बड़ी क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर, मास पर यूनिट लेंथ। तो m का डायमेंशनल फार्मूला मास नहीं है, दिस इज मास पर यूनिट लेंथ, ये पूरा पढ़ना होता है। तो मास पर यूनिट लेंथ मतलब हो गया कि मास को लेंथ के साथ डिवाइड करना है आपने। तो दिस इज नॉट मास, दिस इज ml-1 बेसिकली, मास पर यूनिट लेंथ। सो दैट बिकम्स ml-1। यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे गलती कर जाते हैं, जो पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे वो यहाँ गलती कर जाएंगे, बी। एंड आगे क्या लिखा है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन क्या होता है, टेंशन एक तरह का फोर्स है, खिंचाव है। तो फोर्स, टेंशन मतलब फोर्स फिलहाल के लिए। तो फोर्स क्या हो गया, फोर्स इज mlt-2 एंड पावर इज c। अब ये इक्वेशन लिख लिया, अब तो आपको पता है इसको सॉल्व करना है और हमने चुपचाप आंसर निकाल देना है। सो यस प्लीज, व्हाट इज m, b, यहाँ पर c, l पे आते हैं, यहाँ पर a है, यहाँ -b है और यहाँ +c है। और t पे आते हैं तो t इज यहाँ है नहीं, यहाँ -2c है। एंड दिस इज m इज 0, l इज 0 एंड t इज -1। तो आइए डायमेंशन को इक्वेट करते हैं। b + c इज इक्वल टू 0, एक ये क्वेश्चन बन गया। m को कर दिया, l करते हैं, a - b + c, l का पावर यहाँ भी 0 हो गया और ये हो गया जी -2c है, t का पावर यहाँ -1 है। लो ये तो एक बात बन गई, माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, c इज इक्वल टू 1/2 है ना, माइनस कैंसिल, 2 गोज इन द डिनोमिनेटर एंड c इज हाफ। तो काफ़ी राहत मिली आपको कि c आपका निकल चुका है। यू कैन पुट इट इन बॉक्स, है ना, बॉक्स बनाने से क्या होता है, थोड़ा सा हाईलाइट हो जाता है और आपको एकदम से याद रहता है वो। अब c केवल यहाँ पुट करेंगे तो b कितना हो गया, -1/2, b भी निकल गया। और a निकाल लेते हैं तो a कितना हो गया, a - b, व्हाट इज b, -1/2, दिस इज प्लस, अगेन प्लस इज इक्वल टू 0। तो a + हाफ + हाफ इज 1 इज 0 एंड a इज इक्वल टू -1। तो हमारा a आ गया -1। सो ऑल द वैल्यूज हैव बीन फाउंड, a b c। तो सीधा अब इसका हम आंसर लिख सकते हैं। तो क्या बना फाइनल रिलेशन, f इज इक्वल टू k, l पावर कितना हुआ, a इज -1, m पावर b, b इज -1/2 and c power t power sorry and t power is c is 1/2. So that becomes f is equal to k and this is l, this is in denominator, t half divided by m half. हमने जो पावर माइनस थी उनको प्लस कर लिया by shifting them, and now the final relation is this is k by l and this is t by m root. तो ये बता रहा है हमें कि जितना ज़्यादा लेंथ होगा, रस्सी जितनी लंबी होगी उतना फ्रीक्वेंसी कम होगा। मास पर यूनिट लेंथ जितना ज़्यादा होगा, जितनी मोटी रस्सी होगी उतना फ्रीक्वेंसी कम होगा। टेंशन, खिंचाव जितना ज़्यादा होगा उतना ही फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा। फील करिए, असल में भी रस्सी देखो खींचकर ऐसा ही होता है। सो दिस इज़ द सिंपल आइडिया दैट हाउ वी कैन डिराइव ए रिलेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ दिस 3। तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं। तो अब आपने क्या करना है, मैं क्वेश्चन दूंगा, फिर क्वेश्चन को थोड़ा पॉज करना है आपने एंड अपने आप सॉल्व करना है, फिर मैच करना है कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अब ये जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ये क्वेश्चन देखने में काफ़ी मुश्किल लगता है, लेकिन ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है यदि आपको लॉजिक सारा क्लियर है। तो क्वेश्चन क्या है कि सन है जिसका मास दिया हुआ है आपको कैपिटल M, और सन के अराउंड नियरली सर्कुलर ऑर्बिट में एक प्लैनेट घूम रहा है ना, प्लैनेट घूमते ना सन के अराउंड, वैसा ही ये प्लैनेट घूम रहा है। और इस प्लैनेट का जो टाइम पीरियड है ना, व्हाट इज टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। वो टाइम पीरियड किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, तो इट इज गिवन कि ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन नंबर 1 रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, जितना रेडियस छोटा होगा उतना टाइम पीरियड कम होना चाहिए, हमें ऐसा लग रहा है, लेकिन अब देखते ही हैं क्या कहता है रिलेशन। तो इट डिपेंड्स ऑन रेडियस। नंबर 2 इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मास ऑफ सन, एंड नंबर 3 इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो टाइम पीरियड 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आपको बताना है कि एग्जैक्ट फार्मूला क्या होगा, और लास्ट में कहा है कि टेकिंग द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 2 पाई you derive a relation for the time period also.
एंड ऑल्सो शो हेयर दैट टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये क्वेश्चन मान लो आपको सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे? 2-3 बातें यहाँ पर आ गई। नंबर 1, आपको डिपेंडेंस क्लियर है तो आपकी सारे मन के डाउट हट जाते हैं। दूसरी बात, डिपेंडेंस को जब सॉल्व करेंगे रिलेशन को, तो टी स्क्वायर और आर क्यूब, ये टी है तो यानी स्क्वायर करेंगे तो आर का पावर 3 आना चाहिए। ये ऐसा कर पाए तो हम कामयाब हो गए। और तीसरी बात, के का वैल्यू कांस्टेंट का वैल्यू 2 पाई लेकर हम इसके लिए एक रिलेशन भी ड्राइव करेंगे। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले तो हमें ये डिपेंडेंस देखनी पड़ेगी कैसे कैसे। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। दैट बिकम्स टी इज इक्वल टू के, दिस इज आर पावर ए, एम पावर बी एंड जी पावर सी। सो दिस इज आवर मास्टर इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब एक काम करते हैं, अब हम इनके डायमेंशंस को पुट कर देते हैं। ये क्या है? टाइम पीरियड। दिस इज m0 l0 t इक्वल्स टू k, तो डायमेंशनलेस है, रेडियस इज लेंथ, पावर इज a, m इज मास, पावर इज b एंड g क्या है यहाँ पर? तो g इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, याद है, m-1 l3t - 2 and its power is c. And now that becomes m power is b minus c, -1 c times. l कितना है? 1 into a is a times 1. यहाँ पर l है नहीं. This is 3 times c. This is plus 3c. And t is only here -2c. This is m0, l0 and t. And that becomes value जब इक्वेट करेंगे इनकी डायमेंशंस को तो क्या बनेगा? b minus c कितना हो गया? 0. a plus 3c, ये वैल्यू है l का, तो ये हो गया 0 और उधर है -2c इज इक्वल टू 1, तो काफ़ी कुछ यहाँ से मिल गया। c कितना हो गया? -12 इस इक्वेशन से। इज इट? इफ c इज -12 तो b कितना हो गया? b minus of -12 is equal to 0 from this equation, so b is equal to +12, that goes -12. b भी निकल चुका है, c भी निकल चुका है एंड a plus 3c, तो a is equal to -3c। जब उधर ले गए इसको तो that becomes -3 into c and c is -12, this is 3/2, तो a is 3/2. So what our final relation is? एंड आपने देखा क्वेश्चन काफ़ी इजीली हो गया और इसका आंसर क्या हो सकता है? t is equal to k r power a. What is a? You just saw a was 3/2. What is m? Power b. What is b? -12. And what is g? It's also c. c was just erased. This is -12. So t is equal to k. This is r power 3/2. And this is g and m both are in the denominator and their power is 1/2. Is it clear? So this is one suggested relation for this. और ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि g क्या है? g is gravitational constant and m is mass. This is constant है ये. g is gravitational constant, dimensional constant है obviously ये, क्योंकि dimension भी है लेकिन है constant, और mass के dimensions हैं लेकिन mass भी sun का तो fixed ही है ना. That means ये दोनों वैल्यूज वेरी नहीं करेंगे, सो देयरफॉर वी कैन राइट दैट, इसको इक्वेशन नंबर 1 था, इसको इक्वेशन 2 कह लीजिए, तो इक्वेशन 2 बिकम्स t इज इक्वल टू, या t इज प्रोपोर्शनल टू कर लीजिए, डिपेंड्स ऑन r पावर 3/2। यानी ये तो बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ चेंज कौन कर सकता है? सन तो यही रहेगा, राइट। रेडियस यहाँ हो सकता है तो r ये r यानी ऑर्बिट के हिसाब से रेडियस चेंज करेगा ना, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स दैट बिकम्स टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर। इसका स्क्वायर किया तो दिस इज 3। तो वही बात हमें प्रूव करनी थी कि स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द रेडियस। जितना कम रेडियस उतना कम टाइम पीरियड, जितना ज़्यादा रेडियस ऑर्बिट का उतना ही ज़्यादा टाइम पीरियड होगा। एक तो ये हो गया, और क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कहा था आपको कि टेकिंग द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 2 पाई, डिराइव रिलेशन फॉर टाइम पीरियड, तो निकल चुका है ये तो। देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स यस t इज इक्वल टू, जहाँ k है वहाँ लिखिए 2 पाई सिर्फ। और एक काम करते हैं, सबका रूट तो लगता है आ ही जा रहा है, 1/2 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 1/2 को छोड़ के क्या रह गया वहाँ पर? r क्यूब, और नीचे आ गया gm। सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ r क्यूब बाई gm।
This is a relation for the time period of revolution of a planet around sun. So this was also a simple idea, and in fact this is called Kepler's law. तो हम आगे पढ़ेंगे जाकर, ये Kepler's law है, ये हमें ग्रेविटेशन चैप्टर करेंगे तो वहाँ पर इसको करेंगे. केपलर के 3 लॉज हैं, तो थर्ड लॉ ये है केपलर का. इज इट क्लियर? ओके, तो लेट अस टेक द लास्ट क्वेश्चन. और लास्ट क्वेश्चन में आपको 2 डाउट्स आपके और क्लियर होंगे. क्वेश्चन ये है कि किसी पाइप में से कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, राइट? तो इस लिक्विड का रेट ऑफ फ्लो, क्या बात बोले? लिक्विड का रेट ऑफ फ्लो डिपेंड्स ऑन व्हाट फैक्टर्स? ये आपको दिया है. दिस डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ दिस पाइप, right? This depends on coefficient of viscosity and this depends on, तो first क्या कहा? This depends on radius of the pipe. Number 2, it depends on coefficient of viscosity. और थर्ड पॉइंट ये कहा गया कि this depends on pressure पे भी करता है ना, pressure per unit length, जिसको बोलते हैं pressure gradient. मैंने पहले भी कही थी बात ये कि जब ग्रेडियंट वर्ड आता है दैट मीन आपको लेंथ से डिवाइड करना है. प्रेशर ग्रेडियंट, जिसको हम प्रेशर पर यूनिट लेंथ भी कहते हैं. प्रेशर पर यूनिट लेंथ, प्रेशर पर यूनिट लेंथ. ओके, सो क्वेश्चन इज डिराइव ए रिलेशन फॉर रेट ऑफ फ्लो. अब रेट ऑफ फ्लो क्या होता है? फ्लो मीन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड. किसी और क्वेश्चन में इसका लिखिए वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, लेकिन साथ में क्या लिखेंगे? फ्लोइंग पर सेकंड. ये क्वेश्चन आपको ऐसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड थ्रू ए पाइप, तो उसका मतलब भी रेट ऑफ फ्लो ही है. तो क्या मैं ये कहूं कि रेट ऑफ फ्लो का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए? वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड, दिस इज वॉल्यूम बाई टाइम, यानी इट शुड बी L3 by T, इट शुड बी L3T - 1. आंसर इज यस. रेट ऑफ फ्लो होता है वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड. और एक बात देख रहे हैं यहाँ पर कि डायमेंशन में एक बात क्लियर कर लें कि ये जो हम जो कर रहे हैं आज, दिस इज डेरिवेशन ऑफ ए फार्मूला. मैकेनिक्स में मैक्सिमम 3 ही क्वांटिटीज़ हमारे पास होनी चाहिए जिन पे डिपेंडेंस होगा. आप रिकॉल करें, हमने जितने भी आज क्वेश्चन किए सभी में आपको 3 ही क्वांटिटीज़ दी हैं, है ना? नहीं तो मैकेनिक्स में यदि क्वांटिटीज़ 4 हो जाएंगी, मान लो मैं कहता हूँ कि रेट ऑफ फ्लो इस क्वेश्चन में उसको V से लिखेंगे ऑब्वियसली, दैट डिपेंड्स ऑन रेडियस, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, प्रेशर एंड लेंथ. 4 पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पर. लेंथ ऑफ द पाइप कितना है, प्रेशर पे भी कर रहा है, इस पे भी कर रहा है, इस पे भी कर रहा है. तो हम शायद इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे. क्यों? इन दैट केस हमारे पास इक्वेशन तो 3 रहेंगी MLT की टर्म्स में ही, लेकिन हमारे जो वेरिएबल हैं अननोन है वो 4 हो जाएंगे. तो 4 वेरिएबल को 3 इक्वेशन सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होगा. तो वे आउट क्या है? फिर वे आउट क्या है कि इसका क्लबिंग करके कुछ ऐसा बन जाए. तो हमने पहले ही उस पर होमवर्क करके आपको दे दिया कि इसको PYL इकट्ठा बोल दिया, इज वाइट इज कॉल्ड प्रेशर ग्रेडियंट. अब 3 क्वांटिटीज बन गई. अब हम इन पे काम कर सकते हैं, 4 पे काम नहीं कर सकते. तो ये भी डायमेंशनल एनालिसिस का एक लिमिटेशन है, एक फेल्योर है, एक कमी है, उसकी ड्रॉबैक है. तो यहाँ तो सीधी सी बात है, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड. ध्यान रहे जैसे पिछले क्वेश्चन में मास पर यूनिट लेंथ आया था ना, सेम यहाँ पर ये वॉल्यूम पर सेकंड है. ये तो R पावर A, ईटा पावर B, और ये प्रेशर ग्रेडियंट का पावर हमने C कर दिया. करते हैं स्टार्ट. डायमेंशनल फार्मूला लिखने से पहले तो V इज इक्वल टू K करना पड़ेगा. दिस इज R पावर A, ईटा पावर B एंड PYL एंड होल पावर is C, प्रेशर ग्रेडियंट. ओके, लेट अस राइट डायमेंशंस नाउ. वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला तो L3 होता था वैसे, लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे? वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड, L3T - 1, M is 0. ये बात आपको समझ आ गई? ऐसा क्यों लिखा गया? क्योंकि दिस वाज रेट ऑफ फ्लो, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड. इट डिपेंड्स ऑन दिस 3. रेडियस तो कोई इसमें कोई पेज नहीं है, सीधा ही है, रेडियस तो L ही होगा. कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पहले भी आज डिस्कस हुआ है क्वेश्चन में, इसका वीडियो भी हमने किया हुआ है. ml - 1 T - 1, पावर इज B. एंड नेक्स्ट इज प्रेशर ग्रेडियंट. तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर पता आपको होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ml - 1 T - 2 बाय लेंथ. तो बाय L एक और आ गया, एंड दिस पावर इज C. सो L गोज इन द न्यूमरेटर,
तो ये भी -1 एक और हो गया, L इज -2, तो ML -2 T -2। अब तो क्वेश्चन काफ़ी इजी हो गया, लगता है कि हम इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करिए एंड देन कम बैक टू द वीडियो। आई होप आपने कर लिया होगा। लेट अस सी। M0 L3 T -1 and that becomes M is 1 times B 1 times C, L is 1 times A minus 1 times B and minus 2 times C, and T is -1 time B and -2 times C, right? So if we equate these, what do we get? We get B plus C is equal to M का पावर 0, इक्वेशन ये बन गया। A minus B minus 2C is equal to 3, इक्वेशन ये बन गया। और माइनस B minus 2C, ये T का पावर ये हो गया -1, एक इक्वेशन हमारा ये बन गया। अब इनको सॉल्व करेंगे और वहाँ से आंसर निकाल लेंगे। मास्टर इक्वेशन तो आपने लिखा ही है, मैं इसको यहाँ फिर से ले लेता हूँ। तो V इज इक्वल टू K, पहले हमने R लिखा था, फिर ईटा लिखा था, फिर प्रेशर ग्रेडियंट लिखा था। तो इसका पावर A, इसका B और इसका C लिखा था। इज इट? इस सारे का C है ये। सॉल्व करते हैं। अब ये सॉल्व कैसे किया जाए? देखो ये B प्लस सी है, A B प्लस सी, मैंने B C में इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन B C वाली हैं, तो इनको पकड़ते हैं पहले। तो इसको इक्वेशन को 1 कह लें, इसको 2 कह लेते हैं, इसको 3 कह लेते हैं, राइट। तो क्या बन गया? मैंने छोटा 1 लिखा है, ये तो इसको 1 या A कुछ भी कह लीजिए इस इक्वेशन को, तो बाद में वैल्यू सारी पुट यहाँ पर होंगी। ये है B प्लस सी 0, और ये माइनस से हर एक टर्म को हम मल्टीप्लाई कर दें, दिस दैट बिकम्स B प्लस 2C इज 1, है ना। हमने इसे माइनस से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या बन जाता है? B कैंसिल्स, -2C प्लस C इज -C इज -1, तो C इज इक्वल टू 1 हो गया। और इसको पुट कर दो, B कितना हो गया? B इज -1, तो B और C तो निकल गए हमारे। अब A निकाल सकते हैं, तो अवर इक्वेशन नंबर 2 गिव्स यू A minus B, B is -1, -2 times C is equal to 3, that becomes A plus 1 minus 2 is equal to 3, so A is equal to 3 plus 2, 5 minus 1 is 4, तो A is plus 4। तो A, B, C निकाल दिए, तो our formula becomes B is equal to K, R power is A is 4, eta power is B is -1, and pressure gradient power is C, that is 1. So what is the formula? So V becomes, constant is K, eta तो नीचे पहुंच गया ना, तो ये आ गया PR raise power 4 by eta L। देखिए ये सही है या गलत है? ये V is equal to R power 4 ऊपर रह गया, eta with 1 power नीचे पहुंच गया, P ऊपर L नीचे, और K का वैल्यू यहाँ पर होता है π/8 इफ दिस इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली। सो अवर रिलेशन इज, है ना, K का वैल्यू हमें डायमेंशन से नहीं आ रहा है, ये हम किसी और जगह से इसको इनपुट ले रहे हैं। एक्सपेरिमेंटली हो तो V इज इक्वल टू π/8, दिस इज PR4 eta L। तो अब क्या देखें कि रेट ऑफ फ्लो यहाँ पर डिपेंड कर रहा है 4 क्वांटिटीज़ के ऊपर, PR eta L के ऊपर, लेकिन 4 क्वांटिटी जब आती हैं तो डायमेंशन हमारा फेल हो जाता है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या बोला? प्रेशर को और लेंथ को इकट्ठा किया था, प्रेशर ग्रेडियंट को एक टर्म दिया था। दिस वाज ऑल अप टू हियर। अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, एंड दैट इज द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस की कमियां क्या क्या हैं? हम शुरू से ही इसकी कमियां देखते आए हैं, और अब हम बिल्कुल क्लियरली कह सकते हैं कि व्हाट आर द ड्रॉबैक्स, व्हाट आर द limitations of dimensional analysis। तो आपने क्या देखा? अभी जो हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया, पहले वहीं से बात कर लेते हैं और उनको फिर हम लिख देंगे 3-4 कमियां इसकी। पिछले क्वेश्चन देखे, वहाँ से कमियां निकाल दीजिए। सबसे पहली कमी क्या देखी थी आपने? कि किसी भी फार्मूला, जब आपने पहला फार्मूला ड्राइव किया था चेक द करेक्टनेस में, तो आपने क्या देखा था? जो साइंस थे और न्यूमेरिक वैल्यूज थी, उनका डायमेंशन में कोई उसका ध्यान नहीं है। दैट मीन्स डायमेंशनल एनालिसिस टेक्स गिव्स नो अटेंशन टुवर्ड्स द नेगेटिव और पॉजिटिव साइन और द न्यूमेरिक वैल्यूज इन सम एक्सप्रेशन। और कमी क्या देखी आपने? जो भी देखा आपने, कांस्टेंट था के, उसका वैल्यू यहाँ से पता नहीं लगा। लेकिन 2 कमियाँ और अभी देखी हमने, जो अभी प्रूव किया ये वाला रिलेशन, थर्ड एप्लीकेशन,
क्या देखा? नंबर 1, इन मैकेनिक्स, इन मैकेनिकल क्वांटिटी और इन मैकेनिक्स हमने क्या देखा? ओनली this formula is only applicable when a physical quantity depends on maximum 3 quantities. Otherwise what happens? जिस last question में देखा, we have more variables, more unknowns but less equations, so this formula fails there. और एक और चीज़ देखिए आपने, हमने जितने क्वेश्चन किए, मैं आपको बोलूँ कि आप S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर का फॉर्मूला ड्राइव करो, ये थर्ड एप्लीकेशन से आप नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्लस आ गया। तो डायमेंशनल एनालिसिस इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन डिपेंडेंस इज ऑफ प्रोडक्ट टाइप। क्या लिखेंगे? व्हेन द डिपेंडेंस इज ऑफ प्रोडक्ट टाइप। जब ये प्रोडक्ट टाइप की डिपेंडेंस नहीं होगी तो डायमेंशनल फॉर्मूला फेल हो जाता है। मान लो A इज प्रोपोर्शनल टू B, C और D पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पावर A B C, ये दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंस इज प्रोडक्ट टाइप। तीनों को आप उसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब जाके मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कह लीजिए उसको, वन एंड सेम थिंग। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि दिस इज B पावर A एंड प्लस C पावर B और बाय कुछ ऐसा बन के, ये तो ठीक है, एक टर्म ये है, लेकिन ये बीच वाला ये हमें प्रॉब्लम कर रहा है क्रिएट। ये तो ऐसा डिपेंडेंस नहीं चाहिए। सो दिस इज ओनली एप्लीकेबल वेयर डिपेंडेंस इज ऑफ द प्रोडक्ट टाइप। सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। सो इसके ऊपर हम एक और वीडियो बनाएंगे तो फिर से काम करेंगे, लेकिन फिलहाल आप डायमेंशनल एनालिसिस के क्वेश्चंस करिए। कोई कन्फ्यूज़न आता है आप बिल्कुल बता सकते हैं, यू कैन इंटरेक्ट एंड वी कैन इरेडिकेट योर प्रॉब्लम्स। सो विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।